अभी हम लोग देख रहे हैं एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी जो बच्चे खेलते हैं। चलो देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते। कहां से करते थे? राजस्थान से। तो इसका मतलब है कि कितना सारा उनका जो उद्योग था, जो कुछ भी कारागिरी थी, वो किस तरह से सभी जगह हमारे भारत में फैली गई थी। और हर क्षेत्र से उनका व्यापार वो लोग करते थे। आयात निर्यात जो भी, वो सब कुछ अपना कारोबार सभी जगह से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए किस तरह से उन लोगों का कारोबार पूरी तरह से भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी पूरा फैला हुआ था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता। चलो अभी इस तरह से यहाँ पे कुछ हमारे लिए जानकारी दी गई है, ये हम लोग पढ़ते हैं। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया सकता था। अभी इन चित्रों को देखो। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया सकता था। तो इस चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर है। तो क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग जो यातायात यानी के यातायात के किन साधनों का प्रयोग करते थे। और पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? इससे पहले जो हमने अध्याय पढ़ा उसमें तो आप लोगों को सब कुछ मालूम है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो उसमें हमें कुछ वाहनों की कुछ जानकारी दी गई थी, या आप लोगों को अपने कापी में अच्छी तरह से इस सवाल के जवाब लिखने। आगे चलो। अभी यहाँ पे लिखा है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन तो किस तरह से किया जाता था। देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ये तो हम लोगों को पता है, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। आगे देखते हैं। किसान और चरवाहों की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जैसे कि किसान, ये तो गांव में रहता है जहाँ पे उसकी खेती बाड़ी रहती है। और जो शासक रहते हैं वो तो अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े अफसर रहते हैं। उस जमाने में भी हुआ करते। तो वो थोड़ा सा गांव की तरफ से और भी नगरों में रहते हैं। तो वो उस नगरों में कुछ खाने की चीजें पहुंचाने का ये सब कुछ किसान और चरवाहे करते थे। और खाने के सामान के साथ साथ ही पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये सारे जो धान दिए हैं, ये सारे अनाज वो उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात। और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, मतलब वो नहीं मिल पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते। और लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। वो हल नहीं मिला है, लेकिन हल के आकार जैसे कुछ खिलौने वहां पे मिले। जब खुदाई की जा रही थी तब मिले। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, पानी इकट्ठा करके इधर तो रखा होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाता। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे और कुछ हमें जानकारी है कि बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान जो पुरुष होते हैं। हमें
ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा से भी यही प्रथा थी। मतलब ज्यादातर से लोग तो हमने देखा है कि किसान यानी पुरुष ही रहे, उधर कभी औरत गई हमने देखा नहीं, स्त्री कभी गई। तो वही शायद होगा, यही प्रथा थी। इस तरह से जानकारी के तौर पर हमें ये दिया गया, बल्कि ये सवाल नहीं है, ये सवाल होते होते ही इसका जवाब हमें मिल गया। आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक अच्छी तरह से हल का हमें ये खिलौना दिखाई दे रहा है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में कुछ क्या हम लोग बोलते हैं कि मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। कहाँ तक देखते हैं, से से लाया जाता। अभी वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अभी यहाँ पे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे धौलीवारा नगर बसा था। कौन सा? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। और थोड़ा नाम कठिनाई से लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमें लेना है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों दो भागों में विभक्त थे और वही धोलीवारा नगरों को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार जैसे थे, वैसे एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते, जो मनोरंजन के तौर पर किए जाते। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर से खुदा गया है। मतलब पत्थरों में खुदा पाया। जब खुदाई हुई थी तो ये बड़े बड़े पत्थर मिले हैं जिसमें कुछ तो लिखा हुआ मिला है। और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया। किसमें? लकड़ी में, मतलब पत्थर को लकड़ी के अंदर जड़ा गया। और एक अनोखा अवशेष ये, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते। मतलब आमतौर पर हमने जब उस जगह का खुदाई की थी तो खुदाई में हमें जो भी मिला था, तो जो भी लेख, जो भी लिपियां मिली थी, वो एक मुहर जैसी छोटी वस्तु पर मिली थी। लेकिन ये जो पत्थर मिले हैं, ये बड़े बड़े पत्थर है, उस पर लिखा ही गया है और उसको लकड़ी के अंदर ऐसे जड़ा गया था, ऐसे मिला। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। चलो इसके आगे, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर जैसे ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिला जाता। देखिए साबरमती में मिलने वाली एक उपनदी और उसके किनारे पर लोथल नगर, मतलब लोथल नाम का एक नगर बसा हुआ मिला है। और वहां पे क्या मिल रहा है? जैसे चमकीले पत्थर। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था ना कि चमकीले पत्थर का चूर्ण बना के आकार बनाया था। उस तरह से चमकीले पत्थर यहाँ पे इस नदी के किनारे इस स्थान पर मिले हैं। मतलब वो कैसे? कच्चे माल के तौर पर मिले हैं। और यहाँ पर भी पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। क्या था? एक भंडार गृह भी। और इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी गई उनकी छाप मिले।
मतलब ये मुद्राएं और मुहरे कैसे मिली है, तो गीली मिट्टी जो रहती है उसको दबा दबा के एकदम ऐसा पूरा पक्का बना के फिर उसके ऊपर वो छाप बनाएंगे, ऐसी मुहरे कुछ मिली गई। आई बात यहाँ पर समझ में? यहाँ तक सब कुछ समझ में आया बराबर? देखते हैं यहाँ पे लोथल का बंदरगाह, इसमें क्या लिखा हुआ है और उसके नीचे उसका एक चित्र भी दिया गया है, वो भी हम लोग किस तरह से वो सब सारी चीजें, ईंटें देखिए, फिर बनाने का तरीका देखिए, उसमें अंदर जाने का बहुत ही अच्छी तरह से और कल्पकता और अद्भुत ही ऐसे बनाए। जानकारी के तौर पर हम लोग देखते हैं कि लोथल का बंदरगाह में यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा हो, ऐसा अनुमान किया, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। मतलब बंदर कैसे रहता है, हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पोर्ट, तो वहां पे कैसे बड़ी बड़ी जहाजें आती है, फिर वहां पे आके रुक जाती है, फिर वहां से माल उतारा जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, वो ये जगह है, ये जगह वो है। आगे जाते हैं। देखिए हम लोग पूरे पन्ने और पूरी हमारी पाठ्य पुस्तक जो है, हमारी किताब जो है, हम लोग पूरा हम लोग इसमें पढ़ के उसके अंदर घुस के उसका टिकट निकाल के हम लोग जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अभी हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और इसके अंदर जाने के लिए हम लोग अगले विभाग में प्रवेश करें। चलो।